नमस्कार। क्या सच में 2008 में जो रिसेशन देखने को मिला था, क्या फिर से वही सिचुएशंस वापस आने वाली है? क्योंकि देखा जाए यूएस इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मतलब कि 2008 में जो इन्फ्लेशन को लेके क्राइसिस आया था, उससे भी बदतर सिचुएशंस इस टाइम यूएस के अंदर पे दिखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ी महंगाई आने वाली है और इसका असर कहां पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर पे इसका असर पड़ते हुए मिल सकता है, क्योंकि कोई भी न्यूज जब आती है तो सबसे पहला रिएक्शन कौन देता है? खबर न्यूज अच्छी है, पॉजिटिव है, वो कौन डिसाइड करता है? वो हम ही लोग डिसाइड करते हैं। और पर हम लोग से पहले अगर देखा जाए कि कौन डिसाइड करता है, वो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट यहाँ पे डिसाइड करता है कि खबर अच्छी है। मार्केट में अगर तेजी मिली तो अच्छी खबर है, मार्केट में अगर गिरावट आ गई तो कह सकते हो कि खबर बुरी है। अब मार्केट भी हम ही लोग से निर्भर है, वहां पे बाय सेल हम और आप जैसे ही लोग करते हैं, तब जाके वहां पे शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे देखने को मिलता है। अब जाना जाए कि इन्फ्लेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत दिनों से आपने सुन रखा होगा कि बार बार इन्फ्लेशन रेट की वजह से यहाँ पे आरबीआई, जो कि अगर आप बात करो अपने इंडिया की, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है। अब ये रेपो रेट क्या है, अब ये जाना जाए। और इन्फ्लेशन रेट को लेके जो वहां पे यूएस में हाइक हो रहा है, वहां के इंटरेस्ट प्राइस को ऊपर नीचे और टाइट करते हुए मिल रही है। अब इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन एक तरीके से आप ये समझो कि जब महंगाई तेजी बढ़ रही है, मतलब कि लोग अपने चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि अगर आपका कोई बिजनेस है, वो आपका बिजनेस उतना बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पा रहा है, मतलब कि आपने 100 रुपए डाला है और एट द एंड ऑफ द मंथ पे आपके 90 रुपए बच रहे हैं, तो सोच के देखो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप उस चीज का प्राइस बढ़ा दोगे। ये था पहला एग्जाम्पल। अब आप सोच के देखो कि होता क्या है, रेपो रेट को क्यों टाइट किया जाता है। एक इंसान है जो कि XYZ आप ले लो, बैंक में जाता है और काफी बड़ा अमाउंट लोन पे उठा लेता है। अब वो बड़ा अमाउंट इसलिए उठाता है क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर रखा है, तो बैंक जाके काफी बड़ी अमाउंट उठाता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब किसी के जेब में पैसा होता है तो वो इस टाइम पे अपने आप को बादशाही समझने लगता है। अब अगर मेरे ही जेब में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, जो चीज की कीमत आपको 100 रुपए है, तो जाहिर सी बात है अगर दुकानदार ने आपसे 105 रुपए मांगा तो आप क्या करोगे? आप इतना सोचोगे भी नहीं कि यार थोड़ा बार्गिन कराएं कि ना कराएं। आप तुरंत पैसा निकालोगे, उसके मुंह पे फेंक के मारोगे और वो चीजें ले आओगे। अब अगर सेम सिचुएशंस पे और कोई नॉर्मल बंदा जाता है, मतलब कि एक मिडिल क्लास या फिर एक लोअर क्लास का बंदा जाता है, 100 रुपए की सेम चीज खरीदता है, वो जाता है वहां पे नेगोशिएट करता है, तो क्या दुकानदार वही सेम प्रोडक्ट 100 रुपए पे बेचेगा या फिर 105 पे बेचेगा? जाहिर सी बात है वो एक अपने प्रोडक्ट की दाम बढ़ा देगा। उसको दिख रहा है कि वही सेम प्रोडक्ट वो 105 में बेच रहा है, तो वो 100 पे क्यों बेचेगा? और ये क्या हो गया यहाँ पे, जब लोगों के पास जेब में ज्यादा पैसा होता है तो यही चीजें दिखने को मिलती है कि महंगाई और बढ़ने लगती है। देखिए, पैसे की जो पावर होती है वो आपको भी पता है। जब जेब में पैसा होता है तो इंसान अपने आप को बादशाही समझने लगता है। सेम सिचुएशन होता है मार्केट में, इसीलिए आरबीआई अपनी यहाँ पे इसीलिए रेपो रेट को थोड़ा से टाइट करती है। और रेपो रेट को टाइट करती है तो यहाँ पे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट हैं और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को और टाइट करते हैं। तो जिस वजह से कहा जाए, जो लोग बैंक से पैसा उठाते हैं, उठाने से पहले सोचते हैं कि अगर वो फालतू खर्चा करेंगे तो उनका असर वहीं पड़ेगा, और लोग बैंक से पैसा उठाना कम कर देते हैं। मतलब कि अगर आपको 1 करोड़ की जरूरत होगी तो आप जाके 50 लाख ही उठाओगे। क्यों इतना इंटरेस्ट हम बैंक को दें, अगर बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रखा है? ये है यहाँ पे मेन मुद्दा। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि इन्फ्लेशन रेट है क्या यहाँ पे और किस तरीके से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और जब आपने बीच में देखा था पैंडेमिक आया तो सरकार ने क्या किया, रेपो रेट वगैरह कम किया, उस यहाँ पे लोन था और कम ब्याज पे बांटना शुरू कर दिया, ताकि लोग अपने व्यापार को काफी तेजी से बढ़ा सके। जिनको जो भी दिक्कतें थी वो बैंक से पैसा लेके काम कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि 10-10 हजार रुपए का लोन तक बांटा गया है। अब सोच के देखो कि नॉर्मल लोगों को अगर आप 10,000 का लोन बांट रहे हो तो 10,000 रुपए का लोन से इंसान क्या कर सकता है? कौन सा बिजनेस है आज के दिन पे जो कि 10,000 से शुरुआत होता है? यहां तक कि अगर आप कहो कि एक गोमती, अगर आप सिगरेट की दुकान भी खोल रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपए का सामान तो डालना ही होगा। 10,000 रुपए का लोन बांट के कह सकते हो कि एक बेवकूफी है और इससे कुछ नहीं होना। इससे क्या होता है कि बैंकों के जो एनपीए नंबर होते हैं वो आगे आने वाले टाइम पे इंक्रीज होते हैं, जिसका असर बैंकों पे पड़ता है। सरकार का क्या है, सरकार ने कहा कि लोन बांटो इतने पे, और क्या है कि 10,000 20,000 जो भी चलते हैं यहाँ पे। अब वही सिचुएशन पैंडेमिक में मिला था। अब आप इसी वजह से अगर आप देख रहे होगे कि जो बैंक के यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं इस बार के, काफी ज्यादा प्रेशर पे मिल रहे होंगे। सरकार की जो गलती थी यहाँ पे छोटी मोटी दिखाई। अब ये नहीं कि कह सकते हो कि काफी लोगों के लिए वो 10,000 बहुत ही बड़ी रकम होगी, काफी लोगों ने उसका सही इस्तेमाल किया होगा, पर आप ये सोचने वाली बात है कि 10,000 रुपए का अमाउंट में क्या होता है। इंसान क्या करेगा, खाएगा पिएगा उड़ा देगा पैसा।
और 10,000 रुपए में कोई भी बिजनेस आज के टाइम पे तो नहीं स्टार्ट होता, आपको पता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा। अब इसको रिलेट करते हैं मार्केट से। अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो आपको जो अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। अब अगर आप यूएस वगैरह से अगर लेते हो ना तो ऑलमोस्ट आपको 0.5% या फिर 1% पे भी आपको काफी एक बड़ी अमाउंट पे लोन मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि अगर बैंक वहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो लोग वहां पे अपने पैसा को निकाल के एक तरीके से वो अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से अगर आप देख रहे हो कि एफआईआई लगातार मार्केट से पैसा निकाल रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जहां बढ़ रहा है तुरंत वहां के निवेशक बाजार से पैसा निकाल के लगातार गिरावट मिल रही है। और इसी वजह से अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर डॉलर के प्राइस को भी चेक कर रहे हो, अभी एक नया फिर से लो बनाया, 78 रुपीज डॉलर चल रहा है। तो ये है सिचुएशंस। अगर आप सिचुएशंस को समझ के देखो, हमेशा लोग क्या करते हैं ना, टेक्निकल पे भी काम करना चाहिए, टेक्निकल भी अच्छी चीज है, बट अगर आप सिचुएशंस और खबर के एक पढ़ के खबरों के अनुसार अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आप सोच रहे हो कि हाँ भाई अगर इन्फ्लेशन आया है तो इतनी जल्दी ईज तो होगा नहीं, वक्त लगेगा, कम से कम ऑलमोस्ट 6 महीना मान के चलो। और अभी आप अगर ये देखो कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है, तो क्या है इसमें, वो भी इसको सॉल्व आउट होने पे ऑलमोस्ट 6 महीना लगेगा। जो काफी सारे सैंक्शंस लगे हैं, काफी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के जो एक ब्रेकआउट हुआ था, बीच में इंटरप्ट हो गया था, तो उस पे भी असर कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड पे पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से 6 महीना ऑलमोस्ट, तो जितना हो सके हैंड कैश में ही कोई भी आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। जिससे कि अगर आप यहाँ पे कोई फ्यूचर की कॉल, फ्यूचर वगैरह की ट्रेड कर रहे हो, तो क्या होता है, आप देख रहे हो कि मार्केट वॉलेटाइल है, एक दिन में 3-3% मार्केट के लिए नॉर्मल हो चुका है। एक टाइम था मार्केट अगर 2% 1% गिरता था तो शेयर बाजार में हाहाकार मच जाता था, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पर अभी पैंडेमिक के बाद पे आदमी कहता है 1% 2% गिरा है, कोई बात नहीं, जब तक मार्केट 10% नहीं गिरेगा हम तब तक यहाँ पे मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। ये था कुछ पार्ट 1 में से। देखा जाए तो उस पर बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है, पर वीडियो को ज्यादा मैं लंबी खींचूंगा नहीं। होप करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो भी अगली अपडेट आएगी यहाँ पे मार्केट को लेके, वो आप लोगों को यहाँ पे तुरंत अपडेट मिलता है यहाँ पे इस चैनल के थ्रू पे। तो अभी के लिए तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और मैं इसकी पार्ट 2 यहाँ पे जरूर से बनाने वाला हूँ, तो होप करते हैं कि आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।